आइए इस भाग में सुनते हैं कि माँ के कहने पर वेणी ने अपने मामा का भविष्य क्या देखा। कृष्णवेणी समझ गई थी कि माँ बड़ी चालाकी से उसे क्या दिखाना चाह रही थी। विदेश में रघुत्तम की ख्याति, उसकी संभावित समृद्धि की झलक शायद उससे विवाह न करने के निर्णय से उसे डिगा दे। और एक दिन उसने आंखें बंद कर कर एकाग्रता से उसका भविष्य देखने की चेष्टा की। अपने उस छोटे मामा की, जिनकी गंभीर दार्शनिक किसी आंखों में उसे भावी बद्ध उन्माद की स्पष्ट रेखाएं कई बार दिख चुकी थी। उसका अनुमान ठीक था। देखा वेणी, एक दिन माँ ने उसे एकांत में खींचकर पूछा। हाँ माँ, वह ऐसे बोलती जा रही थी जैसे आंखों के सामने मामा के भविष्य की तस्वीरें तिरती जा रही हों। बड़े बड़े लोहे के सीखचे पकड़े छोटे मामा खड़े हैं। उनका निचला बदन एकदम नंगा है। लुंगी को उन्होंने सिर पर लपेटा है। दाढ़ी बढ़ी है। खी कर हंस रहे हैं मामा। उन्हीं के जैसे वहाँ और भी बहुत लोग हैं। कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई नंगा घूम रहा है। बस कर, माँ ने कानों पर उंगलियां रख लीं। तो वेणी हंसने लगी। मैं जानती हूँ ये सब तेरी बनाई बातें हैं। तू उनसे शादी नहीं करना चाहती इसी से। ठीक ही कहते थे तेरे डैडी। ऐसी बातें क्या कभी संभव हो सकती हैं? तब माँ डैडी घोड़ों की बाजी मुझसे पूछे बिना क्यों नहीं लगाते हैं? वह जानबूझकर ही माँ को छेड़ने लगी थी। वह जान गई थी कि उसकी भोली माँ बहुत पहले कहे गए डैडी के उन शब्दों को केवल अपने सहमे चित्त को आश्वस्त करने के लिए ही दोहरा रही थी। वे जान गई थीं कि जो वेणी कहती है वह कभी झूठ नहीं हो सकता। यही हुआ। दूसरे ही वर्ष छोटे मामा की ऐसी अवस्था हो गई कि उन्हें घर में छोटी मोटी रस्सियों में बांधकर रखना भी असंभव हो उठा। रांची के पागलखाने से जब उन्हें देखकर लौटी तो वेणी से कहने लगी, तूने ठीक ही देखा था वेणी, लोहे के सींगचे पकड़े ही खड़ा था भागा। निचला बदन नंगा था। सिर पर लुंगी लपेटकर खी करता हंस रहा था। उसी के जैसे वहाँ कितने ही थे। कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था, कोई नंगा घूम रहा था। इसके बाद वेणी की ही जिद से उसे शांति निकेतन भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर 15 ही दिनों में उसने अपने अद्भुत व्यक्तित्व का सिक्का जमा दिया था। गुरुजनों का कहना था ऐसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी छात्रा वहां आज तक कभी नहीं आई। छात्राएं उसके तेज से सहम गईं। छात्र मधुलोलुप भौरे से उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। वह जहां भी जाती प्रशंसकों की एक लंबी कतार उसके पीछे होती। कोई उसे नोट्स मांगता, कोई उससे वाद विवाद के लिए सहायता मांगने घुटने टेकता। लड़कियां उसके ब्लाउजों की दुस्साहसिकता देखकर स्तब्ध थी। उधर कुछ कला पारखी गुरुजनों की दृष्टि भी उसके महा औदार्य से प्रदर्शित अंग सौष्ठव पर निबद्ध होने लगी थी। मुझे तो लगता है नाभि दर्शना साड़ी पहनने वाली वह इस युग की आदि किशोरी थी। देखते ही देखते वह पूरे आश्रम की निरंकुश साम्राज्ञी बन गई। किंतु उसकी तटस्थता किसी को भी बहुत निकट आने की अनुमति नहीं देती थी। एक मेरा ही भाग्य न जाने कैसे चेता था। वयस में, कक्षा में वह मुझसे बहुत आगे थी। फिर भी मैं उसके लिए जैसे सगी छोटी बहन थी और मेरे लिए वह साक्षात अष्टभुजा। मुझसे वह यदि आग में भी कूदने को कहती तो मैं शायद निसंशय होकर कूद सकती थी। उसके उठने बैठने पढ़ने में अपना एक अलग ही खटका था। कोई भी व्याख्या हो, गद्य या पद्य, वह चुटकियों में लिखकर थमा देती। कैसा ही जटिल प्रश्न क्यों ना हो, उसके लिए पानी बन जाता। मेरे लिए तो वह एक ऐसा चलता फिरता विशद शब्दकोश थी जिसे खोलकर संसार की किसी भी भाषा का शब्द खोजा जा सकता था। वेणी, मैंने एक दिन कहा। कहते ही वायरन का दिमाग तोले जाने पर निकला था 5 पाउंड। आज तक संसार का सबसे भारी दिमाग। तेरा तौलने पर जरूर 10 पाउंड निकलेगा। ला, ले आ कुल्हाड़ी और निकाल कर तोल डाल। मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसने हंसकर कहा था। साड़ियाँ ऐसे पहनती थी और ऐसे ही आंखें लाड टपकाने लगती थी।
एक ही साड़ी पहनकर दिन भर घूमेगी, उसी में सो जाएगी। फिर भी लगता अभी नई तह खोलकर पहनी है। एक दिन बिना बाह का ब्लाउज पहने ही बाहर निकल आई। किसी नाटक के लिए भीड़ जमी थी। मैंने उसे उस ब्लाउज में देखा तो उसकी ओर तेजी से बढ़ी। वीणी, आंचल से ब्लाउज ढांक ले, यहाँ ऐसे ब्लाउज नहीं पहने जाते हैं। यह बंदिश उनके लिए होगी जो ऐसी आपत्ति के लिए गुंजाइश छोड़ने की मूर्खता करती हैं। मैं ऐसी मूर्ख नहीं हूँ, उसने जोर से हंसते हुए कहा। तत्काल अपनी नग्न रोमहीन बाह ऊपर उठा दी और हंसने लगी। आसपास खड़े लोगों ने उसकी सशक्त निर्लज्ज दलील सुन ली थी, क्योंकि मैंने देखा मुंह फेरकर 2-3 छात्र हंस रहे थे। मेरा चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया और मैंने भी मुंह फेर लिया। तो वह फिर कहने लगी, पता नहीं यह फॉल्स मॉडेस्टी तुम लोगों के यहाँ क्यों है। मैं क्या झूठ कह रही हूँ? सुंदर सुरुचि से पहना गया कोई भी कपड़ा लोगों को बुरा नहीं लगता, भले ही आधा शरीर उघड़ा रहे, बशर्ते प्रदर्शित वस्तु भी उतनी ही सुंदर हो, उतनी ही दर्शनीय हो। मैं तो यही जानती हूँ कि भारत में स्लीवलेस पहनने की अधिकारिणी हम दो ही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित और मैं। सचमुच उसकी दीर्घ बाहों का गठन त्रुटिहीन था। ऐसी लंबी और ऐसी सुडौल बाहें जिन्हें जितना ही अधिक अनावृत किया जाए उतनी ही अधिक मनोहारी। एक बात और थी, वेणी जब भी कोई ऐसी दरपोक्ति से मुझे चौंकाती, वह अहंकारपूर्ण आत्मश्लाघा न लग महज उसका परिचय ही लगने लगती। मैं तो सोचती हूँ अहंकार का पुट तब किसी के कथन में या लेखन में रेंग आता है जब उसमें वह वास्तविक महत्ता ना हो जिसकी वह घोषणा करता है। यदि किसी में कोई स्पृहणीय गुण है तो उस गुणी के मुख से उस गुण के अस्तित्व की निर्दोष चर्चा उसके अस्तित्व को अलंकृत ही करती है, विकृत नहीं। वस्त्र चयन में ही नहीं, पुस्तक चयन में भी उसकी रुचि बेजोड़ थी। आज जब मेरी लेखनी अविराम गति से यह सब लिखती जा रही है तो मैं उसका असीम कृतज्ञता पूर्वक स्मरण कर रही हूँ, जिसने ही इस लेखनी को इतनी सहज गति दी है। उसी ने मुझे उंगली पकड़कर साहित्य के सुरम्य नंदन कानन में पहुंचाया था। टॉल्स्टॉय, वॉल्जक, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन, एमिली ब्रोंते, फ्लोर ब्रेयर, दोस्तोयेव्स्की, एक से एक उसी ने ही मुझे मिलाया था। इसे पढ़, वॉर एंड पीस, पियरे, टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मदाम बवेरी, द ब्रदर्स कारामाजोव और मेरी वर्षगांठ पर दी गई उसकी अंतिम भेंट, नीले चिकने कवर की मोटी सी पुस्तक जेम्स जॉयस की। सुन, इसे उस स्प्रिंस्टर से छिपा कर रखना, उसने हमारी वार्डन का नाम लेकर कहा। कहीं देख लिया तो तुझे मुझे दोनों को कच्चा चबा जाएगी। वैसे छिप छिप कर इसे जरूर पढ़ चुकी होगी बुढ़िया। है तो खूसट, महाबद मिजाज, पर किताबों की पसंद ऊंची है। कैसेनोवा के मेमोयर्स पट्टी की अलमारी में खुद मैंने देखे हैं। वह फिर होंठों पर ऐसे जीभ फेरने लगी जैसे किसी ऊंची डाल पर पका रसीला आम देख लिया हो। जहाँ आश्रम के अनेकानेक छात्र इस रौबीली लावण्य प्रतिमा के दासानुदास बनने को तरस रहे थे, वहीं इन सबसे दूर छिटक अपने ही गांधीर्य की लक्ष्मण रेखा में घिरा अलग बैठा था केरल का छात्र भास्करन। देखने में, स्वभाव में, चाल ढाल में सिर से पैर तक पूरा कलाकार। वही उदासीनता, शून्य में खोई दृष्टि, फटी चप्पलें, रंग उड़ा कुर्ता, जिनकी एक बाह की सीवन या जेब हमेशा उघड़ी रहती थी, कंधे पर लटका शांति निकेतनी झोला और आंखों में मोटे लेंस का चश्मा। क्यों, क्या ख्याल है तेरा? कैसा व्यक्ति लगता है तुझे? तू बड़ी डींग हाँका करती थी ना, किसी के चेहरे को देखते ही उसके चरित्र की नाड़ी थाम लेती है। मैं ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देती, मैंने कहा। मतलब? आंखों में चरित्र की दृढ़ता अवश्य है, पर होठों ने सब गुड़गोबर कर दिया है। क्यों? देखा नहीं, हर वक्त जैसे कांपते रहते हैं। आंखों की दृढ़ता यहीं पर आकर बिखर जाएगी। कभी कोई निश्चय नहीं ले पाएगा। अस्थिर, दुर्बल स्वभाव और किसी सामान्य सी पीड़ा या आघात को पाते ही दुम दबाकर भाग लेगा। बुलशिट, उसने कहा।
तुम इस बार फिर फेल हो गई। मुझे तो लगता है यह व्यक्ति चीन की दीवार है। तब क्या पता था एक दिन उसका लौह व्यक्तित्व उसी चीन की दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। पर मैं सोचती हूँ, मैंने उस चेहरे की दुरूह लिपि को ठीक ही पढ़ा था। न वह कभी किसी से अधिक बोलता था, न कभी गोष्ठी या नाटकों में दिखता, फिर भी वह कला भवन का शायद सर्वाधिक लोकप्रिय छात्र था। उसके चित्र कला वेदिका में चर्चित हुए थे। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि तब का कला भवन वह कला भवन था जहां अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, विनोद मुखर्जी और विनायक मासोजी जैसे कला गुरुओं की संधानी पारखी दृष्टि का घेरा नित्य छात्र छात्राओं को परखता रहता था। भास्करन को ख्याति आश्रम में आने से पहले भी बहुत मिल चुकी थी। सुना गया था कि पोर्ट्रेट अंकन में उसकी ख्याति से ऊब कर वह इतना दूर चला आया था। ईश्वर ने जो चित्र एक बार बना लिया है, उसे अविकल रूप से दोहराकर यदि मुझे ख्याति मिली भी तो क्या वह ख्याति कहलाएगी? उसने बहुत बाद में वेणी से कहा था। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे हम पिकासो का प्रिंट हूबहू उतारकर कमरे में टांग दें और कहें, वाह क्या कॉपी है। उसे भय तब हुआ जब दक्षिण की बड़ी बड़ी रियासतों से उसको रानियों के राजाओं के पोर्ट्रेट बनाने का बुलावा आने लगा। लोग कहने लगे, राजा रवि वर्मा ने दोबारा जन्म लिया है। इस प्रतिभा के अतिरिक्त विधाता ने उसे एक और यंत्र थमाया था, वंशी। एक प्रतिभा से आंखों को मोहता तो दूसरी कानों को। ऐसी मादक वंशी बजाता कि आधी रात को भी कई लड़कियां छत पर सुनने भाग जाती थीं। कभी स्वर लहरी आती सुदूर कोपाई नदी से, कभी भुवन डांगा के ग्राम में से। क्या सारी रात घूम घूम कर बंसी भी बजाता है यह कन्हैया? एक दिन वेणी ने झल्लाकर कहा, देखना कल ही ठिकाने लगाती हूँ इसे। आश्चर्य था कि उसने उस वंशी वादन की किसी से विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। जब कभी गुणीजन कहते, वाह वाह विलास खानी की ऐसी खरी प्रस्तुति तो पहले कभी नहीं सुनी, तो वह अपने भोले देवदूत से चेहरे को अज्ञान के निर्दोष स्मित से उद्भासित कर पूछता, ओह इसे विलास खानी कहते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही बजा रहा था। उससे जलने वाले कहते, बन रहा है साला। उसके प्रशंसक कहते, यही तो है देवदत्त प्रतिभा, कलाकार बनाया नहीं जाता, बन जाता है। बड़ी चेष्टा अनुनय विनय के बाद एक बार एक संगीत गोष्ठी में भास्करन को वंशी बजाने के लिए राजी किया गया। जब घंटे भर के वंशी वादन के पश्चात वह वंशी लेकर उठा तो वंशी ही नहीं, कृष्णवेणी का धड़कता हृदय भी उसकी मुट्ठी में था। उसके बाद न जाने कितनी बार कृष्णवेणी उससे एक न एक बहाना बनाकर मिलने गई, पर उसने हर बार उसे नाक पर आकर बैठी रही जिद्दी मक्खी सा ही उड़ाकर भगा दिया। पर कृष्णवेणी भी कृष्णवेणी ही थी। एक दिन सबके सामने निर्भीक बनी, उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। क्यों भास्करन, मेरा पोर्ट्रेट बना सकते हो? आज तक मेरा पोर्ट्रेट कोई नहीं बना पाया। कहा जाता है मेरी यह तीखी नाक किसी भी कलाकार की तुलिका की पकड़ में नहीं आ सकती। केवल कैमरे का लेंस ही इसे अब तक बंदी बना सका है। भास्करन का चेहरा लाल पड़ गया। वह उस बेहया लड़की को जानता था। उसके गुरुजनों के सम्मुख ही वह उसके गले में बाहें डाल उसका चुंबन लेने की धृष्टता करने में भी समर्थ थी। फिर उसके गुरु स्वयं वहीं पर खड़े थे। उन्होंने हंसकर स्थिति संभाल ली थी। हंसकर बोले, हाँ हाँ भास्करन, बना डालो इसका पोर्ट्रेट। इसकी नुकीली नाक को हार बना दो अपनी तुलिका से। बड़े स्नेह से उन्होंने वेणी की पीठ थपथपा दी और सचमुच दक्षिण की उस गर्वीली नाक को दक्षिण की ही तुलिका ने हरा दिया। पोर्ट्रेट बना ही नहीं, आश्रम के शोकेस में कितने दिनों तक लगा रहा। पोर्ट्रेट क्या था? लगता था स्वयं वेणी ही मुस्कुराती अपनी लंबी ग्रीवा को मराली सा मोड़ शोकेस में बैठ गई है। न जाने रंगों का कैसा अद्भुत जाल बिछाया था भास्करन ने कि सुबह देखते तो स्मित व्यंग्यता लगता और शाम को मधुर। वही चेहरा, वही मुद्रा वर्षों बाद एक बार शोभा सिंह के विदा होती दुल्हन के चित्र में देखा तो स्तब्ध रह गई। तो क्या उन्होंने भी कभी कृष्णवेणी को देखा था? वह मौलिक ठप्पा तो उर्वर कल्पना भी नहीं दोहरा सकती।
वेणी, उसने कहा था, कैसी मुस्कान है ये तेरी। यदि भास्करन इसे विदेश भेजे तो यह मोनालिसा स्मिथ को भी म्लान कर देगी। यही तो खासियत है मोनालिसा के चित्रकार ने सुना। उस चित्र को पूरा करने में 4 वर्ष लगाए थे। मेरे चित्रकार ने 4 दिन में ही इसे पूरा कर दिया। और मेरी मुस्कान का रहस्य जानना चाहती हो? जानती है। कहा जाता है जब मोनालिसा का चित्र बनाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान क्यों थी? कोई कहते हैं वह अपनी पुत्री की मृत्यु से दग्ध थी। कोई कहता है उसने दांत तुड़वाया था, उसी की वेदना उस मुस्कुराहट में उभरी थी। शायद यही सच था, क्योंकि उस दिन मेरे दांत में भी दर्द था। फिर वह जोर से हंसी थी। किंतु इस दांत के दर्द ने ही उसे भास्करन के निकट ला दिया। धीरे धीरे उसके विषय में खुसर पुसर भी होने लगी। तो मैंने एक दिन उसे सावधान किया। वह भड़क उठी। लोगों के सिर में क्यों दर्द होने लगा? क्या किसी पुरुष और नारी के बीच मैत्री नहीं हो सकती? नहीं, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। तू चुप कर, और जहां तक औरों का सवाल है, दे कैन गो टू हेल। वह भुनभुनाती तौलिया उठाकर नहाने चल दी। 1 वर्ष ऐसे ही बीत गया। कृष्णवेणी ने अपने वीतरागी प्रेमी को उपहारों से लाद दिया, फिर भी उसका हुलिया नहीं बदल सकी। उसकी अब भी वही वेशभूषा थी, वही बेढंगा लटका उगड़ी सीवन का कुर्ता, जीर्ण पाजामा, फटी चप्पल, कंधे पर रंगीन झोला। वेणी, पागल तो बना दिया बेचारे को। कम से कम कुर्ता तो सिल डाल उसका। थोड़े दिनों में उसकी नंगी पीठ बाहर निकल आएगी। एक दिन मैंने उसे छेड़ दिया। वह अपनी प्रिय मुद्रा में पेट के नीचे तकिया दाबे दोनों उठे पैरों का मंजीरा सा बजाती मोटी सी पुस्तक पढ़ रही थी। देख रही इडियट, सिलना तो दूर, हमने कभी सुई में डोरा भी नहीं डाला। ठीक ही कह रही थी शायद। गृहस्थी के कामों में ऐसी फूहड़ लड़की मैंने कोई नहीं देखी थी। उसे यह भी याद नहीं रहता था कि उसके पास कितनी साड़ियां हैं और कितने पेटीकोट। हृदय ऐसा उदार कि किसी की कृपणता उसे बौखला जाती। हॉस्टल में अनेक छात्राएं ऐसी थीं जो अपने साथ अचार की बोतलें, घी की शीशियां लेकर आती थीं और एक एक चम्मच अपनी थाली में परस फिर ताले में बंद कर देती थीं। जी में आता है एक दिन इन सब के ताले तोड़ इनकी शीशियां चूर चूर कर दूं। शर्म नहीं आती उन्हें? टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन भी ताले में बंद करके रखती हैं। यही घी अचार खाना था तो घर पर ही क्यों नहीं बैठी रही? तेरा मन कर रहा है क्या अचार खाने को? कल हम भी एक शीशी खरीद लाएंगे, मैंने हंसकर कहा। तो वह भुनभुना उठी। शट अप विलियो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। पर देख लेना, एक दिन ये ही लड़कियां शादी के दूसरे ही साल से बुढ़ाने लगेंगी। इनका यौवन भी इन्हीं घी की बोतलों में बंद हो जाएगा। ब्लाउज दनादन छोटे पड़ने लगेंगे, बाहों का मांस फूलने लगेगा और अपना आगा पीछा संभाल नहीं पाएंगी। धीरे धीरे बोल, मैंने कहा। घृत प्रेमी लड़कियों का वही दल हमारा सबसे बड़ा आलोचक था। क्यों धीरे बोलूं? सुनने दे उन्हें जरा। इनकी कुंठाई ही इन्हें जासूस बनाती है। कौन लड़की किस लड़के से बोल रही है, क्या कह रहे हैं दोनों, झाड़ियों में छिप छिप कर देखेंगी। यही सीता लक्ष्मी का नकली मुखौटा इन्हें लोगों की नजरों में चढ़ाता है। किंतु इनके खोखलेपन को मैं पहचानती हूँ। ये वही हैं जो कभी अपनी गृहस्थी बनने पर परिवार में विद्वेष की आग भड़काएंगी। इनका यही अकेले घी अचार का स्वार्थ इनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ और बृहत रूप लेकर इन्हें तानाशाह बना देगा। वेणी, एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम क्या सचमुच भास्करन से विवाह करोगी? उस दिन कमरे में बेहद उमस थी। मैं छत पर दरी डालकर सो रही थी। न जाने कब और कहां से वह मुझे ढूंढती आ गई थी और पट से अपना तकिया पटक मेरे पास में लेट गई। घना अंधकार न होता तो मैं शायद उस सिंहनी से अपना यह प्रश्न पूछ भी न पाती। वह चुप रही। मैंने अपना प्रश्न दोहराया, क्यों बोलती क्यों नहीं? क्या तुम भास्करन से विवाह करोगी? क्यों, तू करेगी क्या? वह हंसी। छी, जो मुंह में आता है बक देती है। पर तेरे डैडी, मैं तो तेरा घर देख चुकी हूं। बस आज की कहानी यहीं तक, आगे की अगले भाग में।